So very good morning. Good morning, dear. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अच्छा, मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? बता दीजिए एक बार। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? वेरी गुड, बहुत खूब, थैंक यू। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। नो, वी शुड स्टार्ट एक्चुअली। सो पिछले क्लास में क्या पढ़ लिया था हमने? कहाँ तक पढ़ लिया था? व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। कुछ होमवर्क दिया था क्या? कुछ होमवर्क दिया था मैंने? नहीं, होमवर्क नहीं था। ठीक है, एक भी सवाल नहीं दिया था? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ तो आइए, वेरी गुड, कोई बात नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगभग लगभग हम पढ़ चुके हैं, है ना? सो आज हम स्टार्ट करते हैं साहब, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नेक्स्ट, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग डाल दो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? सो दिस इज आवर हेडिंग। अब इसमें हम सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। समझिए पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है साहब, समझ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं आसान। इसमें भी वैसे ही दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। कितने वेक्टर को जोड़ सकते हैं? टू वेक्टर्स। वी कैन ऐड टू वेक्टर्स हेयर। जैसे ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर को जोड़ सकते थे, वैसे यहाँ भी दो वेक्टर को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आओ फटाफट करते हैं। तो कैसे करना है साहब, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स। ऐसा करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर ए, ओके, एंड दिस इज वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। एंड नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके, ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल लॉ को यूज करना होता था तो क्या करते थे बेटा? अगर ट्रायंगल लॉ को यूज करना था तो क्या करते थे? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते थे,
और फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट, है ना। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते थे और फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाने वाला रिजल्टेंट वेक्टर होता था। यहाँ पे क्या करेंगे साहब, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कहानी अलग है। इसमें दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह मिलाते, किसको मिलाएंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे, दोनों वेक्टर के टेल को मिलाने वाले, आओ मिलाया जाए। है ना, तो दोनों वेक्टर के टेल को मिलाने वाले हैं, आइए मिलाते हैं बेटा। देखो दोनों के टेल मिल गए ना। अब क्या करेंगे, अब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस देखो ऐसे, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, बी के हेड से ए के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें ऐसा। और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें ऐसा। समझ पा रहे हो तुम, देखो इसके पैरेलल है ना। तो करना यही है साहब, ए के हेड से बी के पैरेलल और बी के हेड से ए के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो देखो इट विल लुक लाइक अ, ये कैसा दिखने लगा, एक पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा, है ना, ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, यू कैन सी। सो एक अच्छा सा पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ, अच्छा मैं पूछूं, क्या ये दोनों ए और बी के बीच का एंगल है क्या, थीटा, इज दिस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज दिस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यस और नो, यस यस यस, वेरी गुड। So this is the angle between vector A and vector B, है ना, क्योंकि दोनों के टेल एक जगह है। मैंने पढ़ा था एंगल के लिए, या तो दोनों के टेल मिलाई या तो दोनों के हेड मिलाई, तो दोनों के टेल एक जगह है, तो ये एंगल हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। अब बोलता है रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इज द वेक्टर, रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल सॉरी इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा एक, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होंगे, आपको समझाता हूँ मैं अच्छे से। देखो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, समझिए आप इस बात को। सो दिस इज अ नाइस पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे बेटा, इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वही इसका रिजल्टेंट है। अब देखो इस पैरेललोग्राम में सर तो दो डायगोनल बनेगा, एक तो ये वाला डायगोनल बनेगा, है कि नहीं, और एक ये वाला डायगोनल बनेगा। सो वी कैन हैव टू डायगोनल्स, कौन सा डायगोनल को लेना है, तो कहता है द डायगोनल विच पासेस थ्रू द टेल्स ऑफ दिस टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के टेल से जो पास करेगा ये डायगोनल, सो दिस इज द रिजल्टेंट, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर है। सो दिस वुड बी द रिजल्टेंट, आओ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। सो दिस वुड बी द रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट मिल गया। दिस इज वेक्टर आर, वेक्टर आर बोले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर बोले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे देखो इसमें कुछ नया नहीं किया हमने, हमने कुछ नया नहीं किया इसमें, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा सर, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूं तो ये बी वेक्टर है कि नहीं है। अब देखो तो ए बी और ये रिजल्ट, ये ट्रायंगल ऑफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं।
उसी की तरह है ना, कैन सी। ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई बड़ा सा अंतर नहीं है, बस शेप का अंतर है कि साहब ये शेप वाइज पैरेललोग्राम दिखता है, वो शेप वाइज ट्रायंगल दिखता है, दैट्स इट। वो शेप वाइज क्या दिखता है, ट्रायंगल दिखता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है ना। अगर इसके आधे पोर्शन को देखो तो ये बेसिकली ट्रायंगल ही तो है, इसका जो आधा पोर्शन है ये ट्रायंगल ही तो है। और यही तो पहले कर रहे थे, यहाँ वेक्टर ए होता था जो कि है अभी भी, यहाँ वेक्टर बी होता था जो कि नहीं है। वेक्टर बी को हमने क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया ये वाला, लेकिन यही था वेक्टर बी, और ए से बी को जो मिलाते थे रिजल्टेंट होता था। इसमें थोड़ा कहानी अलग है, इसमें सजाने का ढंग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सजाने का तरीका क्या है, कैसे लिखना है इसमें, इसमें कहते हैं कि ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड देन ड्रॉ पैरेलल लाइंस थ्रू द हेड्स ऑफ दीज वेक्टर्स, है ना। तो बी के पैरेलल सॉरी बी के हेड पे ए का पैरेलल बनाओ और ए के हेड से बी का पैरेलल बनाइए, यही करना है बस। तो दिस इज आवर वेक्टर बी, इधर लिखता हूँ तो अच्छा। तो अभी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वही आएगा जो पिछले बार आया था। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था बोलो, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आर, मॉड आर लिखूं या सिर्फ आर लिखूं, बात बराबर है। सो आर आया था, मॉड आर ही लिखो क्या जाता, मॉड आर या बोलो आर जो भी था, वो आया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह से ये एंगल कौन सा एंगल होगा बेटा, बताना थोड़ा, ये कौन सा एंगल है, रिजल्टेंट एंड डी, अल्फा है कि बीटा है, रिजल्ट अल्फा, अल्फा अल्फा है ना, अरे हाँ की ना, दिस इज अल्फा। थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा बाई 2 तब होता जब ए और बी बराबर होते। क्या ये ए और बी बराबर है क्या, ये ए और बी बराबर होते तब ये थीटा बाई 2 होता ना बेटा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता तब होता ना थीटा बाई 2। दिस इज नॉट थीटा बाई 2, ये अल्फा है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट, पहले ही पढ़ाया था, सब भूल जाते हो यार तुम लोग। अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट। क्या आया था अल्फा का फॉर्मूला बोलो, tan इनवर्स ऑफ, लिखना भी सिखाया था आपको एकदम। tan अल्फा क्या लिखते थे बोलो, tan अल्फा लिख देते थे, ऊपर लिख देते थे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब किसके किसके बीच का एंगल है, ए और आर का, तो ए को छोड़ देंगे, बी लगा दें, तो बी sin थीटा बी cos थीटा ए प्लस, पढ़ा चुका हूं है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम फॉर्मूला इज वैलिड है, सेम हूबहू वही फॉर्मूला वैलिड है, सो नो नीड टू डिराइव दिस फॉर्मूलास। क्लैरिटी है, इसमें और कुछ नया तरह का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, सो डोंट वरी, सिंपल है, बस लिख लीजिए। लिख लो इसको।
क्लियर है? आओ आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अरे लिख लिया? ओके, तो आइए एक सवाल पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से करना। चलिए क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। ये वेक्टर ए है, हाँ, ये वेक्टर बी है, सॉरी, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। आपको बताना है किन दोनों वेक्टर को जोड़ने पे कौन मिला है, किस दो को जोड़ने पे कौन मिला है। ऑप्शन आर, चलो ऑप्शन नहीं दे देता हूँ। ऑप्शन ए इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। ऑप्शन बी इज वेक्टर, अरे तुम लोग पहले ही ए किए जा रहे हो, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए। तुम गलत भी हो सकते हो माय डियर, है ना, और गलत इतने हो सकते हो कि इक्वल्स टू वेक्टर ए। तीसरा ऑप्शन है साहब वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर बी। एंड चौथा ऑप्शन है नन। बोलो, सोच के बताओ। ट्रायंगल लॉ लगाना है और बता देना है मेरे को बस। सी ही होगा। अच्छा, सी नहीं हुआ तो वेक्टर ए का डायरेक्शन बताऊं? देखो वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, एंड वेक्टर सी का डायरेक्शन इधर है, ऐसा। चलिए बहुत सारे आंसर आए मेरे पास, चेक करते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है कि आप ये देखो कि किन दो वेक्टर, एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरा का टेल कौन सा है। देखो अगर आप देखोगे वेक्टर ए का हेड इधर है ना, वेक्टर ए का हेड इधर है। अब इसके हेड के ऊपर टेल है, किसका है? सी का। देखो वेक्टर सी का टेल है ए के हेड के ऊपर, तो ए और सी को जरूर जोड़ रहे हैं, है ना, ए और सी को ही जोड़ा होगा हमने, ऐसा। यू कैन सी, ए और सी को जोड़ेंगे तो कौन मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। सो विच वन इज करेक्ट? कौन करेक्ट है बेटा? आंसर सी इज करेक्ट। अरे देखो ना, अभी भी नहीं समझ में आया। चलो, ए के हेड के ऊपर देखिए आप गौर से, ए के हेड के ऊपर बी सी का टेल है कि नहीं है? सी का टेल, तो ए प्लस सी को जोड़ने से देखो बी का, बी जो है साहब पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड को मिला रहा है, तो बी इज द रिजल्टेंट, बी इज द रिजल्टेंट। सो आंसर सी इज करेक्ट। समझ में आया सबको? चलो एक और ऐसा ही सवाल दे रहा हूं, ध्यान से करना। ध्यान से करिएगा नहीं तो बहुत मार खाओगे। आओ बेटा। सो देखो, चलो मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपका वेक्टर, ये वेक्टर ऐसा बना, ब्लैक ही लेता हूँ ना।
सही लिखा। ये वेक्टर ए है, ओके, एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके। सो नाउ यू हैव टू टेल मी, क्या बताना है आपको, ध्यान से देखो। ये कौन सा वेक्टर है? इस वेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मान लो ये एक्स वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? एक्स वेक्टर, है ना? सो यू नीड टू टेल मी एक्स वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शंस आर एक्स वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, एक्स वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a minus vector b, and d is none. Think and tell me. A, B, C, D, चार ऑप्शंस। एक्स वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? क्या होगा साबिल? तुम बस होगा सर लिखो, कहीं आंसर भी तो लिखोगे। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, लेट्स सी। शिवम का कहना है नन, काव्या का कहना है ए, उज्जवल सी, पप्पू बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब बी ना? हाँ। एंड दीपक सी, आद्या बी, सुजीत, सुजीत का क्या कहना है? सी, अभिमन्यु नन, शाबिल बी, अंकुर बी, अभिमन्यु नन। वेरी गुड, चलो अब देखना है किन दो को जोड़ने पे कौन मिल रहा है, पहले ये तो बताओ। किसको जोड़ेंगे तो कौन मिलेगा, ये देखना पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या एक्स और बी को जोड़ने से मिलेगा क्या ए? एक्स और बी के जोड़ने से ए मिलेगा क्या? एक्स और बी को जोड़ने से ए मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता साहब। ठीक है, एक्स का हेड इधर है, लेकिन इसके हेड के ऊपर हेड आ गया, हेड के ऊपर टेल होना चाहिए था। देखो ना, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, उधर का कोई मतलब ही नहीं है, इसको देखना बेकार है। डोंट लुक एट देयर, बस ट्रायंगल लॉ को देखो। किसको देखना है? ट्रायंगल को, बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया गया है। ट्रायंगल लॉ इज द बेसिक लॉ। ट्रायंगल लॉ अगर समझ में आता है तो पैरेललोग्राम लॉ नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा सवाल बन जाएगा ट्रायंगल लॉ से। वो सिलेबस में इसलिए बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्स और बी को जोड़ने से तो ए नहीं मिलने वाला। अच्छा, ए और एक्स को जोड़ने से बी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। देखो, ए के हेड पे बी का सॉरी एक्स का टेल है, तो ए प्लस एक्स करोगे तो अपने आप बी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, समझ पा रहे हो तुम? सो आई कैन राइट ए प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। हमें चाहिए था एक्स, तो एक्स को यहीं रहने दो, ए को उधर भेज दो। क्या लिखोगे? एक्स वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो विच वन इज करेक्ट? कौन सही है बेटा? ए बी सी डी। बी हो गया, बन गया। लो, कुछ था ही नहीं है इसमें, कुछ था ही नहीं भाई साहब। समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? आंसर बी, कुछ भी नहीं था इसमें। कैसे सवाल कर लेंगे आप? जज कर लोगे तुरंत? ये समय लगेगा, कर पाओगे कि नहीं? और दीजिए, एक ही तरह के सवाल तुम लोग को देने में कितना मजा आता है। मेरे को तो बोर हो जाता हूँ ना एक ही तरह के सवाल कराते कराते। मैं नया नया कराना चाहता हूँ उनसे। चलो लो, एक और ले लो, तुम्हारी मर्जी। लो बेटा।
लीजिए, लो अब जज करके दिखाओ। मान लीजिए ये है वेक्टर ए, है ना, so this is vector A। मान लो है ये है साहब, this is vector B। which one is vector B? ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। let's suppose this is vector B। okay, and let's suppose this is vector C। which one is vector C? ये vector C है। चलो write vector C in terms of A and B। ऑप्शंस दे देता हूँ मैं, चलो। C vector equals to, है ना, C vector equals to vector A plus vector B। C vector equals to vector A minus vector B। C vector equals to vector B minus vector A, and D is none। लो करो। करिए, आंसर बताइए। बहुत लोग नन बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ, मतलब 3 सवाल करा दिया मैंने, लेकिन फिर भी आप सभी आंसर को चूज कर रहे हो। देख लो, किसी का आंसर ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी भी है, जबकि जान रहे हो आज तक डी कभी हुआ नहीं। नन ऑप्शन में क्यों दूंगा भाई, सिखाना है ना मेरे को। ये वाला ना, नन मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है कि हम गधे हैं। इफ यू आर चूजिंग दिस ऑप्शन, इट मीन्स यू आर एडमिटिंग दैट यू आर गधा। चलो करो, आंसर बताओ मेरे को। अरे देखो साहब, ये ए है ना, ये बी, सॉरी ये कैपिटल बी लिखना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल बी दिया। आई एम सॉरी। ओके, चलो आओ देखते हैं बेटा, करें। देखिए, ये अगर सी है तो ये भी सी है ना, क्योंकि मैंने सिखाया ये दोनों पैरेलल। तो ये सी है तो ये भी सी है। अब इस ट्रायंगल में देख लो आराम से, इस ट्रायंगल में देख लीजिए आराम से, देखो कौन किसका है। मेरे को तो लग रहा है सब कि अगर सी और ए बी को जोड़ोगे, सी प्लस बी, यू विल गेट ए, है कि नहीं? सी प्लस बी, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, you will get a vector। So we want c vector equals to a vector minus b vector, and that is the answer। a vector minus b vector। करेक्ट है? समझ में आया? क्या बोल रहे हो सनी? नन मतलब, नन का मतलब ये गधा होता। चलिए, समझ में आया क्या इसको?
कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल कर लेंगे ना आप? ओके, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं। बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। ठीक है, पहले पॉलीगन लॉ पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग डाली बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आ जाओ, पॉलीगन लॉ कहता क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। लेट सपोज कहता है कि मान लो हमारे पास 3-4 वेक्टर है, ऐसे है, वेक्टर ए है ना, दूसरा वेक्टर बी है। देखो हम वेक्टर बी को ए के टेल पे रख रहे हैं, मतलब ए के हेड पे रख रहे हैं। वेक्टर बी का जो टेल है ए के हेड पे है। मान लीजिए हमारे पास और वेक्टर है, वेक्टर सी है ना, ऐसा। ओके, दिस इज आवर वेक्टर सी। मान लो और भी वेक्टर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास वेक्टर डी है, ऐसे वेक्टर की मैंने कितने सारे वेक्टर हैं साहब? 4 वेक्टर हो गए। ये मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। एंड नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 4 वेक्टर्स। मतलब हमें चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये चाहिए साहब। तो करना कैसे, इसको सुनो ध्यान से, बस सुनो, समझ में आ जाएगा। सो करने का तरीका है, कहता है कि अरेंज ऑल द वेक्टर्स in such a manner that the every alternate vector still is on the head of the earlier vector। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनो। बोला कि वेक्टर को इस तरह से सजाइए कि हर एक अगले वेक्टर का जो टेल है वो पिछले वेक्टर के हेड पे। मतलब देखो, ए के हेड पे बी का टेल, बी के हेड पे सी का टेल, सी के हेड पे डी का टेल, ऐसे आखिरी तक जाना है। समझ में आ रहा है ना? बोल रहा है कि वेक्टर के क्रम को ऐसे सजाएं कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो, दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे तीसरे वाले का टेल हो, तीसरे वाले के हेड पे चौथे वाले का टेल हो, एंड सो ऑन। क्लियर है? तब जो वेक्टर आपको मिलेगा ज्वाइनिंग फ्री हेड एंड फ्री टेल, सॉरी फ्री टेल यहाँ है, देखो, फ्री टेल एंड फ्री हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा वही रिजल्टेंट होगा। तो बेसिकली जो ट्रायंगल लॉ पढ़ा था 2 वेक्टर के लिए था, ये पॉलीगन लॉ अनंत वेक्टर के लिए कर सकते थे। ठीक है, ट्रायंगल लॉ जो पढ़ा था वो सिर्फ 2 वेक्टर के लिए थे कि आप ए और बी को जोड़ देते हैं तो ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ए और बी को, ये वाला, तो देखो ट्रायंगल मिलता हुआ दिख रहा है ना। तो ये 2 वेक्टर के लिए कर रहे थे और ये रिजल्टेंट हो जाता था। लेकिन बोला ये 2 वेक्टर के लिए नहीं, आप अनंत वेक्टर के लिए कर सकते हो। बस आपको क्या करना है साहब, सजाना उसी क्रम में है और ज्वाइन कर देना है ए से आखिरी तक वाले। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताना पड़ेगा। आ रहा है ना? बस खत्म है साहब। यानी हमारा रिजल्टेंट कौन सा होगा बेटा, देखो, सो दिस वुड बी आवर रिजल्टेंट। so this would be our resultant। ये साहब हमारा रिजल्ट। so this is the resultant vector। so resultant vector अगर निकालना हो कभी भी तो आपको क्या करना है, इसी क्रम में सजा देना, सजा करके फिर सॉल्व करना है।
सॉल्व करना या तो ज्योमेट्रिकल से करना है, या तो आप फिर तरीका और भी है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, तो डोंट वरी। फिर से रिपीट करूं शाबिल, मैंने कुछ नहीं बोला साहब, मैंने बोला कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल को रखो, पहले वाले वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर के टेल को रखिए, सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर के टेल को रखिए, थर्ड वेक्टर के हेड पे फोर्थ को टेल को रखिए, और भी वेक्टर हो तो फोर्थ के टेल पे फिफ्थ को हेड, सॉरी फोर्थ के हेड पे फिफ्थ के टेल को रखिए, फिफ्थ के हेड पे सिक्स्थ के टेल को रखिए, ऐसा करते जाइए अनंत तक जितना वेक्टर आप। और फिर क्या कीजिए, जो फ्री टेल है और जो फ्री हेड है उसको जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, दैट इज द रिजल्टेंट। तो दिस वेक्टर इज रिजल्ट, दिस वेक्टर इज द रिजल्ट। कहानी समझ में आ गया? इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं बोला मैं, है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट है बेटा। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बता देना। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट, है ना? चलिए, सवाल से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको लिख लो, इसमें और कुछ नहीं है। तो पॉलीगन ही तो बन रहा है, इसको पॉलीगन ही तो बोलेंगे। इसको कौन सा गन बोलेंगे? अच्छा, पॉलीगन। मैंने ऐसा रैंडम रैंडम ले लिया इसलिए ऐसा देखा। मैं अभी देखो लेता हूँ अच्छा सा, आपको देखो पॉलीगन बनता हुआ दिखेगा। आइए, देखो बेटा, नहीं कैसे पॉलीगन बनेगा? कितना गन बनाना है बोलो सही। देखो, लेट्स सपोज वी हैव वेक्टर्स, ऐसा वी हैव वेक्टर्स अलोंग दिस रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन है ना? तो हमारे पास इसके अलोंग वेक्टर्स है। कैसे वेक्टर्स हैं देखो, समझो। मान लीजिए साहब, ये हमारे पास वेक्टर ए है ना? दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर बी, दिख रहा है आपको? दिस इज आवर वेक्टर सी, दिस इज आवर वेक्टर डी, एंड दिस इज आवर वेक्टर ई। बस इतना ही वेक्टर्स। इसलिए इसको डॉटेड ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा, और लाइन में खुद ड्रॉ करूँ, है ना? तो इसके अलोंग एक वेक्टर ए है, यू कैन सी। ओके, वैसे इसके अलोंग एक वेक्टर बी है, देखते जाओ। और देखो उसी क्रम में रख रहा हूँ मैं। ये वेक्टर बी है, लेट्स सपोज इसके अलोंग एक वेक्टर सी है। ऐसा क्या सभी वेक्टर इक्वल हैं क्या? क्या सभी वेक्टर्स इक्वल हैं? क्या कहते हो? क्या सभी वेक्टर इक्वल हैं क्या? नहीं ना? क्यों इक्वल नहीं है साहब? क्यों इक्वल नहीं है ये भी बताओ। क्योंकि सभी के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, सबके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन सबके अलग अलग। मैग्नीट्यूड वाइज सब इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज सब अलग अलग हैं, है ना? इसलिए इक्वल नहीं है। चलो, मैंने बना दिए आपके लिए इतना। अब ड्रॉ करो आप अच्छे से। देखो, ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, मान लो
4 न्यूटन है ना, फोर्सेस है बेसिकली। ये वेक्टर बी है, आप खुद समझ रहे हो, रेगुलर हेक्सागन है तो सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। ओके, कितने वेक्टर हैं? 5 वेक्टर हैं, है ना। सो दीज आर 5 वेक्टर्स। जल्दी लिखो। क्लियर? चलिए ड्रॉ कीजिए इसको, ध्यान से ड्रॉ कर लो जैसे मैंने ड्रॉ किया है। आराम से ड्रॉ करेंगे और सवाल करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और ये रहा सब हमारा ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब दीज आर डायरेक्शंस। सो ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। अगर मैं पांचों वेक्टर का सम करूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो छठा वेक्टर कौन सा मिलेगा? छठा वेक्टर कौन सा मिलेगा? क्या ए से ई को मिलाने वाला वेक्टर छठा वाला होगा, वही रिजल्टेंट होगा क्या? बोलिए, रिजल्टेंट कौन सा होगा? क्या ए टू ई को जो मिलाओगे वही रिजल्टेंट आएगा? हाँ कि ना? तो यही तो रिजल्टेंट आएगा बेटा। तो देखो तो पॉलीगन बना कि नहीं बना? जो तुम बोल रहे थे पॉलीगन नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो दिस इज रिजल्टेंट एक्चुअली। चलो, अब मेरा सवाल जो जो है उसको ध्यान से आप करेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। चलिए पहले ये बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली दो वेक्टर को जोड़ना है, उतना तो आपको आता है जोड़ना, दो वेक्टर को। 8 न्यूटन आ गया। अच्छा, पेड़ मारना है तेरे को। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कि मॉड ए प्लस मॉड बी कर दो। ये दोनों अलग चीजें हैं बेटा। ये दोनों अलग बात है। 4√2 आ गया। तेरे को भी चपेट मारने का मन कर रहा है और तेरा 4 आ गया। मतलब तुमने अभी तक दो वेक्टर को जोड़ना नहीं सीखा। दो दो लॉ पढ़ा दिए, ट्रायंगल लॉ पढ़ा दिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा दिया, फॉर्मूला बता दिया, लेकिन बुद्धि आपकी तो अभी वही शून्य की शून्य। क्या होगा ए प्लस बी? अरे बेटा ये वेक्टर ए है ना, एंड दिस इज वेक्टर बी।
क्या वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी है? 4√2 होगा अध्या। ये सब गलत गलत आंसर कहां से ला रहे हो तुम? दिमाग लगाना नहीं आ रहा है क्या? ये वेक्टर ए है, 4 आ गया अभी मन में तुम्हारा। एक सिंपल सेंसिबल इंसान भी होगा ना, वो 4 आंसर नहीं करेगा। अब सुन पहले ध्यान से, अब सब कुछ सुनो प्लीज, अब कुछ आंसर करो। तो समझ गया मैं? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हमें इन दोनों को जोड़ना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका लेंथ चाहिए। तो देखो, तो ये तो ऑलरेडी इसी क्रम में रखे हुए हैं। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है, तो आप क्या करो, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को जो मिलाओगे, क्या यही रिजल्टेंट नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं? चलिए इतना बताओ, क्या ये रिजल्टेंट है कि नहीं है? इज दिस द रिजल्टेंट, यस और नो? अब तुमको कहीं से भी ये देख के 4 लग रहा है क्या? कहीं से भी देख के ये 4 लग रहा है? हाँ, कहीं से भी देख के ये 4 लग रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा, पता नहीं आपको कैसा लग रहा। 0 लग रहा है इसको। देखो एक और आंसर आया 0, एक को 40 आया। तुम लोग सच में पढ़ते पढ़ते हो या मतलब? ये है बेटा, दिस इज एक्चुअली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए प्लस बी है, इसका लेंथ चाहिए। अभी कैसे मिलेगा? हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? √40 गलत है, कुछ भी ला रहे हो यार, कैसे करेंगे? तो देखो, हमारे 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर के रिजल्टेंट यही रिजल्टेंट है साहब। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था बेटा? फॉर्मूला तो याद होगा एटलीस्ट। फॉर्मूला क्या था? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा चुका हूँ फॉर्मूला। तो नाउ वी वांट ए बी। ए इज 4 न्यूटन, बी भी 4 ही न्यूटन होगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है ना? तो ए पता है 4, बी पता है 4, थीटा कितना है? नाउ द क्वेश्चन इज थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा। कौन सा ए और बी के बीच का एंगल है? ये वाला 1 की 2? कौन सा एंगल है? 1 की 2? ए और बी के बीच का एंगल 1 या 2? 1 या 2? 2 ना? अरे 2 है ना? 1। देखो चंदन का लेके आंसर आ रहा है 1। क्या कर रहे हो यार, तू मेरा नाम क्या खराब कर रहा है? मेरा नाम भी चंदन है, सारा मारा है मेरे को। 1 या 2? 2 सिखा चुका हूँ यार। अब एंगल निकालना थोड़े सिखाऊंगा यहाँ पे। अब देखो, ये रेगुलर हेक्सागन है, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन की खासियत ये होती है कि इसका इंटरनल एंगल जितना भी है वो सब बराबर होता है। और कितना होता है बेटा? कोई सा भी इंटरनल एंगल लोगे तो वो कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना है? हाउ मच इज दिस? दिस इज 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। इसका मतलब बेटा हमें मिल गया, क्या मिल गया? थीटा मिल गया। थीटा इज 60 डिग्री। थीटा इज 60 डिग्री। रख दो, सब कुछ रखो, अपने आप आंसर आएगा। रखे, थीटा इज 60 डिग्री रखो। आओ करते हैं। आई कैन राइट a², a मतलब 4 का स्क्वायर, b², b मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है? वेरी गुड। अब सबका आंसर आने लग गया है ना? पहले बुद्धि चलता नहीं है जब तक नहीं बताऊं। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस cos 60 होता है 1/2, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 1/2। सो 2 2 चले गए, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर था इंटू 4 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा,
So 4 root 3 Newton, that is answer. 4 root 3 Newton, that is answer. बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये आया भैया? दूसरा सवाल, टेल मी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा पूछ दिया, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेरी गुड। डायरेक्शन के साथ, वेरी गुड, मतलब डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही चुका हूँ, 4 रूट 3 न्यूटन। डायरेक्शन बता दो, अब डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बता दीजिए, क्या है डायरेक्शन इसका? इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एंगल चाहिए ना इसके लिए मेरे को, और एंगल निकालना तो यहाँ पे बहुत बच्चों का खेल है। ये एंगल कितना होगा बोलो? अगर ये 120 है और ये देखो ये और ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 30 डिग्री आएगा, है ना? तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेरी गुड। तो 4 रूट 3 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंड दैट इज आंसर। क्लैरिटी है? वेरी गुड। तीसरा सवाल, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है बस। तो इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, इसका भी मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना हो गया? 8 न्यूटन, है ना? समझ में आया? तो पहली बात यहाँ पे एक चीज देखने को ये समझ में आया मेरे को साहब, कि ये दोनों सेम चीज नहीं है। ये बात और ये बात कभी सेम नहीं होता, है ना? इसका आंसर आ रहा है देखो 4 रूट 3, इसका क्या आंसर आ रहा है? 8 न्यूटन। तो बोथ आर नॉट इक्वल, है ना? सो बोथ आर नॉट इक्वल। क्लैरिटी है? चलो नेक्स्ट सवाल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अभी म्यूट हो गया? किसका ऑन था माइक? भैया आप लोग कम से कम अपने माइक को म्यूट रखो, ऑन मत कर लो। चलो इस सवाल को करिए। हमें चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का।
तो ये क्या करेंगे, ए के हेड पे बी का टेल है, बी के हेड पे, ए के हेड पे बी का टेल, बी के हेड पे सी का टेल है ही, तो पहले वाले टेल से आखिरी वाले हेड को मिलाने वाला, यही तो रिजल्टेंट होगा साहब। सो दिस इज द रिजल्टेंट, हाँ कि ना, यही तो रिजल्टेंट है, अब ये निकालना है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस, हाँ कि ना, सो हमें यही चाहिए, यही चाहिए हमें। तो यही है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेरी गुड। सो दिस इज आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे वो तो, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट लेंथ। अब फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पे, तीन वेक्टर को जोड़ना, फॉर्मूला कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ना थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो बन जाएगा। देखो ऐसा, कैसा बुद्धि, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यही है, इसको थोड़ा छोटा कर दो, और हमें ये लेंथ चाहिए था। देखो हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी तो हमें ऑलरेडी पता है, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस कि साहब हमें ए प्लस बी का रिजल्टेंट तो ऑलरेडी पता है, प्लस सी कर देंगे ऐसे। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें भी तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। उससे भी आसान तरीका बताता हूँ, जब भी ज्योमेट्रिकली आप कैलकुलेट कर पाओ ना, सो ट्राई टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकली, डोंट रिलाई ऑन एनी फॉर्मूला। फॉर्मूला पे तब रिलाई करो जब ज्योमेट्रिकली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम जब ज्योमेट्रिकली कर पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्रिकली ही करें, ठीक है। कि जितना आसान ज्योमेट्रिकली हो जाएगा ना, उतना आसान आप फॉर्मूला वाइज नहीं कर पाओगे। देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, देखिए बेटा ये कितना था, चार था ना, ये भी चार है, ये भी चार है, यही आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये है रिजल्टेंट तीनों का, है ना। और हमें यही चाहिए, ये लेंथ कितना है। तो इसके लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सोचो ये एंगल कितना है, ये एंगल, हाउ मच इज दिस टोटल एंगल, थोड़ा सोचो पहले, कितना है ये एंगल, ये एंगल कितना है पूरा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना है, ये कितना है, ये 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री है, वेरी गुड। मतलब हमें एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया, सुनो, कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल साहब 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। ये 60, ये भी 60, तो ये भी 60 ना। तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है ये, कैसा ट्रायंगल बन रहा है ये छोटा सा जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ये इक्विलैटरल है वैसे ये भी इक्विलैटरल है कि नहीं। जैसे ये नीचे वाला इक्विलैटरल है वैसे ऊपर वाला इक्विलैटरल है ना। हाँ, तो अब खुद बताओ, ये अगर चार है, ये लेंथ चार है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये इफ दिस इज 4, so this is also 4 ना,
और ये 4 है तो ये भी कितना है, ये भी 4 है कि नहीं? सो ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ये पूरा लेंथ कितना हो गया 8। तो मिल गया आंसर, क्यों करेंगे हम। सो दिस इज 8 न्यूटन, देखो मिल गया कि नहीं, दिस इज 8 न्यूटन। मिल गया साहब, ज्योमेट्रिकली मिल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, कोई फॉर्मूला नहीं। और इवन सिर्फ लेंथ नहीं मिला, अब देखिए इसका एंगल भी मिल चुका है, एंगल भी मिल चुका है ना। फिर से रिपीट करूं चंदन, देखो ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना था, ये पूरा, कोई सा भी एंगल 120 डिग्री होता है ना, होता है कि नहीं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो दिस इज 120 डिग्री ना, दिस इज 120 डिग्री, ये पूरा, ये 120 है साहब। अब ये जो है इसका आधा है, तो ये 60 डिग्री है। सो दिस इज 60 डिग्री, जैसे ये 60 है वैसे ये भी 60 है, तो दो एंगल 60 60 120 हो गए, टोटल तीनों एंगल मिलके 180 होता, तो ये भी 60 होगा। तो तीनों 60 60 60, तीनों एंगल सेम है, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत होती है साहब कि तीनों का साइड लेंथ बराबर होता है, मतलब अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगा, ये लेंथ भी 4 होगा। और जैसे ये नीचे वाला ट्रायंगल इक्विलैटरल है साहब, वैसे ये ऊपर वाला ट्रायंगल भी इक्विलैटरल। तो मतलब ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये पूरा कितना है, 4 + 4 दैट इज 8। दिस कंप्लीट लेंथ इज 4 + 4 दैट इज 8। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, बोलो चंदन। आया ना, तो मिल गया सब आंसर, 8 न्यूटन। और सिर्फ यही नहीं मिला, इसका डायरेक्शन भी मिल चुका है, डायरेक्शन के लिए एंगल चाहिए, वो एंगल मिल चुका है। हाउ मच, 60 डिग्री, इधर साहब ईस्ट होता है और इधर नॉर्थ होता है, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ की ना, बोलो। तो अब सिंपली अगर मैं ये वाला सवाल दे दूं आपको कि साहब मेरे को ये बता दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, इसका आंसर लिखोगे आप खुद पता है, मैग्नीट्यूड तो मिल चुका है 8 न्यूटन और एंगल भी मिल चुका है। यहाँ देखिए दिस एंगल इज, ये एंगल है बेटा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री है तो आप 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखोगे, है ना, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 8 न्यूटन कॉमा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसी ने इसका आंसर दिया था, नहीं किसी ने तो दिया था, किसने दिया था, बहुत लोगों ने दिया था, उज्जवल ने दिया था, सुजीत, सौम्या, दीपक, वेरी गुड। हाँ अंकुर ने भी दिया था, क्लियर है ना। वेरी गुड बेटा, लिख लो और नेक्स्ट सवाल को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। करो, 5 वेक्टर का समेशन करना है आप, थोड़ा छोटा कर दो ताकि आपको वो दिखे, क्वेश्चन भी दिख जाए और वो डायग्राम भी दिख जाए। ट्राई टू सॉल्व दिस। वेरी गुड,
बहुत खूब। एक गलत है अभिमन्यु, तो पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। हाँ करेक्ट है अंकुर, इसलिए तो बोला था वेरी गुड। वेरी गुड आद्या। करेक्ट। बहुत खूब। चलिए अब सोच पा रहे हो मतलब तुम। थोड़ा सा अगर सिमेट्रिकली देखोगे तो तुम समझ में आ जाएगा। आओ, इतना भी मुश्किल सवाल नहीं दे रहा हूँ मैं, बहुत आसान आसान दे रहा हूँ। देखो ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो सभी कलर का हो गया है ना। ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ओके। दिस इज आर सी वेक्टर, दिस इज आर डी वेक्टर। हमें यही चारों को जोड़ना था, तो रिजल्टेंट गलत है अमनदीप। सो रिजल्टेंट विल बी दिस, यही तो रिजल्टेंट होगा, हाँ कि ना। तो डायरेक्शन तो खुद दिख रहा है सब, ये नॉर्थ की तरफ है। किधर की तरफ है? नॉर्थ के डायरेक्शन में है ये, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ, हाँ कि ना, बोलना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। सो अब हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये एकदम लॉजिकली अगर थोड़ा सोचोगे ना तो इसका आंसर आप पहले ही निकाल चुके। अब खुद देखो, ये जो वेक्टर जो बनाया है मैंने, ये वाला, ये जो वेक्टर है साहब, ये दो साइड और ये मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो बन रहा है कि नहीं? कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ये वाला, इस ट्रायंगल की बात कर। और जैसा ये ट्रायंगल है ना, वैसा ही ये ट्रायंगल है। नहीं है? बोलो जी। है ना? इतना करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा ये ट्रायंगल है वैसा ही ये ट्रायंगल है कि नहीं? जैसा ये ट्रायंगल है साहब, सेम हूबहू वैसा ही ट्रायंगल है। तो ये लेंथ तो आप निकाल चुके ऑलरेडी, तो ये लेंथ भी उतना ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आंसर खत्म। इसका लेंथ कितना था? आप निकाल चुके थे, ए प्लस बी का लेंथ 4√3 आया था। देखो, तो जब ये 4√3 है तो ये भी तो 4√3 होगा ना। नहीं होगा? होगा कि नहीं? अगर ऐसे भी नहीं तुम समझ पाते हो, अगर ऐसे भी तुमको लग रहा है मुश्किल, तो तुम और आसान कर लो। ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बहुत सारे तरीके हैं। वेक्टर मतलब कुछ है ही नहीं। बेसिक, आपको अगर बेसिक आपका अच्छा है तो वेक्टर में फॉर्मूले की जरूरत होती नहीं है, बहुत कम जरूरत होता है। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, यू कैन लुक एट दिस ट्रायंगल। यू कैन लुक एट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखो, डी पता है, ये पता है 4 है, और ये भी पता है जो कि अभी निकाला 8। तो ये नहीं मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके? सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर करोगे तो 64, और 4 स्क्वायर करोगे तो 16, तो 64 माइनस 16 अंडर रूट 48। सो इट विल कम आउट टू बी अगेन 4√3। नहीं आया? आया? हाँ, तो दो तरीके आपको बता दिया, और क्या करूं। तो फॉर्मूले के ऊपर कभी मत भागिए कि कैसे करे क्या करे, बेसिक की तरफ भागो, अपने आप आंसर मिलता जाएगा। ठीक है?
तो इसका आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसका आंसर होगा 4√3 न्यूटन। किधर है बेटा ये, अभी यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट सवाल में लिख देते हैं। तो आप ऐसे सवाल कर लोगे और ज्यादा मुश्किल सवाल देगा भी नहीं वो, क्योंकि जानता है कि जितना बेसिक है उतना ही से सवाल पूछना है उसको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इरेगुलर हेक्सागन नहीं दे देगा, है ना, जब भी देगा तो रेगुलर ही कुछ देगा। सो 4√3 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ लिख लो। यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ दूसरे टाइप का। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये करो, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, उससे क्या। मान लीजिए साहब, ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। और आपसे पूछा गया बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा। वेरी गुड अंकुर, बहुत खूब प्रियांशु। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत खूब। कैसे जाने, कैसे समझे इस बात को, क्योंकि हमें पता है साहब, कहता है, बहुत खूब, इसका आंसर होगा 0, है ना, इसका आंसर इज 0। लेकिन 0 वेक्टर होता है वैसे, 0 वेक्टर है कि स्केलर है, क्योंकि आप तीनों वेक्टर को जोड़ रहे हो, देखो, तो वेक्टर को जोड़ोगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा, तो इसको 0 वेक्टर ही लिखता है ना। और इसको बोलते हैं नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर। आगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी, दिस इज नोन एज नल वेक्टर। ओके, पढ़ा है क्या नल वेक्टर, कब पढ़ा, 9th में, 9th में किसने पढ़ा दिया तुम्हें वेक्टर। 9th में ही वेक्टर पढ़ लिया तुमने। चलो समझो, यहाँ पे देखो क्या मैं बोल रहा हूँ। हमने अभी देखा है कि पॉलीगन लॉ कहता है कि एक वेक्टर के हेड पे अगर दूसरे वेक्टर का टेल हो, दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर का टेल हो, तो पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिलाने वाला रिजल्ट होता है।
सो फर्स्ट वेक्टर का टेल से आखिरी वेक्टर का हेड, सो फर्स्ट का टेल भी यहीं पे है और आखिरी का हेड भी यहीं पे है। सो ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे हम, बिकॉज आखिरी का हेड भी यहीं पे है और फर्स्ट का टेल भी यहीं पे है। सो जो मैग्नीट्यूड बनेगा, अगर कुछ बनेगा ही नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। लेकिन जीरो तो होगा लेकिन वेक्टर होगा, क्योंकि तीन वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक वेक्टर मिलने वाला है। सो इट्स आंसर इज नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। और भी इसके नाम है, वॉइड वेक्टर बोलते हैं, एम्प्टी वेक्टर बोलते हैं, अलग अलग नाम। समझ में आया ना? सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। यानी अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होना है तो तीनों को एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर तीन वेक्टर के रिजल्टेंट को जीरो जीरो होना है, सो तीनों क्या बनाएंगे? व्हाट विल दे फॉर्म? दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। तीनों को एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी चाहो तो आप इस बात को लिख लो, आप चाहो तो इस बात को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें लिख लो, नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिख लो बेटा। आइए मैं लिखता हूं। कहता है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स is 0, then they must form a triangle. If resultant of three vectors is 0, then they must form a triangle. हाँ, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है ना, बन सकता है। स्पेशल केस हो जाएगा वो, दैट विल बी ए स्पेशल केस। चलो उस बात को भी लिख देते हैं। देन दे मस्ट फॉर्म अ ट्रायंगल, देन दे मस्ट फॉर्म ईदर अ ट्रायंगल, ऐसे लिख लो, ईदर अ ट्रायंगल or must lie on a straight line. इस बात को आगे हम समझेंगे, बहुत सारे एग्जांपल से समझेंगे, डोंट वरी। अभी अगर पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो जितना समझ में आ रहा है उतना लिख लो। इस बात को आगे बहुत अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ थियरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम रिजोल्यूशन, फिर पढ़ेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना पढ़ चुके हैं। कुछ सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया सबको? सब कुछ समझ में आ गया ना? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपको शाम तक पीडीएफ दे पाऊंगा, ठीक है? अभी मेरे कुछ काम है तो मैं शाम तक आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।